जनवरी 1948 की शाम दिल्ली में अलबर्क रोड पर वाक़ बरला हाउस में कत्ल की एक ऐसी वारदात हुई जिससे हिंदुस्तान की अवाम बिलखसूस मुसलमान सख्ते में आ चुके थे। इस खबर में मुसलमानों के लिए शदीद रंज के मुकाबले में खौफ का पहलू ज़्यादा नुमायाँ था। उस शाम बरसगीर की तहरीक आज़ादी के एक बड़े रहनुमा महात्मा गांधी को कत्ल कर दिया गया। दिल्ली के मरीना होटल के सामने मौजूद मस्जिद में मगरिब की नमाज शुरू होने वाली थी। तब इसी होटल में, जिसे अब रेडिसन ब्लू मरीना होटल कहा जाता है, नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे दाखिल हुए। दोनों ने एस देश पांडे और SN देश पांडे के नामों से कमरा बुक करवाया था। इस दौर में आज की तरह किसी होटल में रूम बुक करवाते वक्त आधार कार्ड या कोई दूसरा भी शनाख्ती दस्तावेज़ नहीं दिखाना पड़ता था। इस दिन यहाँ के बरला हाउस में 79 साल के महात्मा गांधी भूख हड़ताल पर थे। उन्होंने देखा कि हज़ारों दिल्ली वाले गांधी से इस भूख हड़ताल को ख़त्म कराने के लिए बरला हाउस की तरफ पहुँच रहे हैं। आप्टे और गोडसे दिल्ली में गांधी को हलाक करने आए थे। उन्हें होटल की पहली मंजिल पर कमरा नंबर 40 मिला। गोडसे और आप्टे मुंबई से हवाई सफ़र करके सफदरजंग एयरपोर्ट पर उतरे थे। इनके बाकी साथी ट्रेन से दिल्ली जा रहे थे। तब तक पालम एयरपोर्ट अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ था। जब इन्हें 12 जनवरी 1948 को मालूम हुआ कि गांधी 13 जनवरी से अपनी भूख हड़ताल शुरू कर रहे हैं, बस तभी उन्होंने गांधी को मारने का इरादा कर लिया। गांधी के सबसे छोटे बेटे देवदास गांधी की पोती और मुसन्निफ़ा सकन्या बातराम कहती हैं कि गोडसे और आप्टे और इनके साथी गांधी जी से 2 वजूहात की वजह से बेहद नफरत करते थे। पहला, गांधी जी ने दिल्ली में 13 जनवरी 1948 को अपनी भूख हड़ताल क्यों शुरू की? गांधी जी ने भूख हड़ताल इसलिए शुरू की थी क्योंकि दिल्ली में मुसलमानों को मारा जा रहा था, इनके असासे लूटे जा रहे थे, तशद्दुद और आग थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी। आखिर में इस पुरतशद्दुद मुश्तल हजूम पर इखलाकी दबाव डालने के इरादे से गांधी ने 12 जनवरी सन 1948 को भूख हड़ताल करने का फैसला किया। इनके बेटे देवदास गांधी ने, जो इस वक्त हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर थे, गांधी को भूख हड़ताल पर ना जाने का मशवरा दिया। दूसरी वजह यह थी कि जब हिंदुस्तान की तकसीम हुई थी तब सरकारी असासे इंडिया और पाकिस्तान में तकसीम हुए थे। सरकारी ख़जाने में मौजूद रकम भी तकसीम की गई और पाकिस्तान के हिस्से में 75 करोड़ रुपए आए। इंडियन हुकूमत ने शुरू में पाकिस्तान को 25 करोड़ रुपए अदा कर दिए और 55 करोड़ रुपए बाकी बच चुके थे। गांधी चाहते थे कि वो रकम भी पाकिस्तान को फौरी तौर पर अदा कर दीजिए। गांधी के इस रद्द-ए-अमल की वजह से गोडसे और इनके साथियों को गांधी पर शदीद गुस्सा था। गोडसे और आप्टे को अब अपने बाकी साथियों के आने का इंतज़ार था। शाम होते होते इनके साथी, जिनमें मदन लाल पाहवा, विष्णु किरकिरे, गोपाल गोडसे शामिल थे, मरीना होटल पहुंच चुके थे। ये दस्ती बम, टाइम बम और पिस्तौल लेकर दिल्ली आए थे। फ्रीडम एट मिडनाइट किताब में दावा किया गया कि मरीना होटल के कमरे में गांधी को हलाक करने का मंसूबा बनाते वक्त किरकिरे ने अपने और आप्टे के लिए विस्की मंगवाई। गोडसे विस्की नहीं पीते थे, वो कॉफ़ी पसंद करते थे और वो मरीना होटल में बार बार कॉफ़ी मंगवाते रहे। मरीना होटल में तय हुआ कि गांधी पर 20 जनवरी को पूजा के दौरान बम से हमला किया जाएगा। इस दौरान ये सब लोग बरला हाउस का जायज़ा भी लेते रहे। नाथूराम गोडसे, गोपाल गोडसे, नारायण आप्टे, विष्णु किरकिरे और मदन लाल पाहवा टैक्सी लेकर बरला हाउस पहुंचे। आप्टे ने रेगल से टैक्सी वाले से किराए पर बहस के बाद टैक्सी आखिर किराए पर ले ली। बरला हाउस में धमाका मदन लाल ने किया। बाद में मालूम हुआ कि वो एक देसी साख्ता बम था जिससे बड़े पैमाने पर तो नुकसान नहीं पहुंचा। इस धमाके के लिए मदन लाल पाहवा को गिरफ्तार कर लिया गया। इनका इरादा था कि पहले पूजा के दौरान बम फेंका जाए और जब वहां पर भगदड़ मच जाएगी तो गांधी पर गोलियां बरसाई जाएंगी। मदन लाल पाहवा और विष्णु किरकिरे पहले बरला हाउस पहुंच गए। बाकी टैक्सी ड्राइवर सरजीत सिंह की टैक्सी में वहां पहुंचे। सरजीत सिंह बाद में सरकारी गवाह बन गए थे। मदन लाल एक फोटोग्राफर के रूप में वहां पहुंचे थे। धमाके के बाद इनके साथी वहां से निकल भागे। उधर पहली बार में कामयाबी ना मिलने के बावजूद गोडसे और आप्टे 10 दिनों में दूसरी बार एयर इंडिया वाइकिंग की परवाह से मुंबई से दिल्ली आए, क्योंकि ये दोनों 20 जनवरी के बाद मुंबई चले गए थे। पुलिस के डर से ये मरीना होटल भी नहीं गए। अब उन्हें पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का वेटिंग रूम ही महफूज नज़र आ रहा था। गोडसे ने नारायण आप्टे के साथ वेटिंग रूम में रात गुजारी। उन्हें यह खबर मिली कि गांधी 27 जनवरी को मेहरवली में वाक़ सूफ़ी बख्तियार काकी की दरगाह पर जाएंगे। दरअसल काकी की दरगाह को मुश्तल हजूम ने नुकसान पहुंचाया था, जिस पर गांधी बहुत नाराज़ हुए। गांधी के इस दौरे के बारे में मालूम होने पर गोडसे और दीगर साथियों का खून खौल उठा।
تاریخدان دلیپ سیمن کہتے ہیں کہ گاندھی کی کاکی کی درگاہ پر جانے کے بعد ان افراد نے طے کر لیا تھا کہ انہیں جلد ہی قتل کر دیا جائے۔ 30 جنوری 1948 کا دن انہیں گاندھی کو ہر حال میں قتل کرنا تھا۔ گاندھی پر گولی گوڈسے کو چلانی تھی، جنہوں نے برلا ہاؤس کے لیے ٹانگا منگوایا۔ گاندھی کے آخری دن کے ہر لمحے پر نظر رکھنے والے صحافی اسٹیون مرفی لکھتے ہیں 20 جنوری کو ہونے والے حملے کے بعد برلا ہاؤس میں 30 پولیس والے اہلکار تعینات تھے۔ نہرو اور پٹیل کی سیکیورٹی بڑھانے کی درخواست کو گاندھی نے مان لیا تھا، لیکن جب ان پر گوڈسے نے گولی چلائی تب ان کے ساتھ سادہ لباس میں موجود رہنے والا پولیس AP بھاٹیا غیر حاضر تھا۔ اس دن ان کی کہیں اور ڈیوٹی لگا دی گئی تھی، ان کی جگہ گاندھی کی حفاظت کے لیے کوئی بھی تعینات نہ تھا۔ گاندھی کے ساتھ رہنے والا گروبچن سنگھ بھی وہاں پر موجود نہ تھا۔ ہاں، یہ بات ٹھیک ہے کہ 30 جنوری 1948 کو چاندنی چوک کے علاقے میں خاکروب اپنے مطالبات کے لیے مظاہرہ کر رہے تھے اور پولیس کی بھاری نفری وہاں پہنچ چکی تھی۔ تو کیا بھاٹیا بھی چاندنی چوک میں ہی تھے؟ یعنی گاندھی کو مرنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا گیا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آج تک نہیں مل سکا۔ افسوس تو یہ ہے کہ گاندھی کے ساتھ صبح و شام رہنے والی ڈاکٹر سشیلا نیر بھی اس وقت پاکستان گئی ہوئی تھیں، وہ ان دنوں وہاں پر موجود نہیں تھیں۔ گاندھی کو گولی مارے جانے کے کچھ ہی دیر بعد DP بھارگو اور ڈاکٹر جیواجی مہتا وہاں پہنچ گئے۔ ڈاکٹر مہتا نے گاندھی کو مردہ قرار دے دیا۔ گاندھی کی سوانح حیات دی لائف آف مہاتما گاندھی میں لوئی فشر لکھتے ہیں نہرو بھی فوراً برلا ہاؤس پہنچ گئے تھے، وہ گاندھی کے خون سے لت پت جسم سے لپٹ کر رو رہے تھے۔ پھر گاندھی کے سب سے بڑے بیٹے دیوداس گاندھی اور وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد بھی برلا ہاؤس پہنچ چکے تھے۔ بہرحال گاندھی کی قتل کی سازش میں 2 مرکزی مجرمان اور دونوں دوستوں گوڈسے اور آپٹے کو پھانسی کی سزا دی گئی اور باقیوں کو عمر قید کی سزا ہوئی۔ گاندھی کی موت کے بعد جواہر لال نہرو نے ریڈیو سے قوم کو خطاب کرتے ہوئے کہا، دوستو اور ساتھیو، روشنی ہماری زندگی سے چلی گئی اور ہر جگہ تاریکی ہے، اور میں واقعی نہیں جانتا کہ آپ کو کیا بتاؤں اور کس طرح بتاؤں کہ ہمارے محبوب قید باپو، جیسا کہ ہم ان کو کہتے تھے، بابائے قوم اب نہیں رہے۔ شاید میں کہتا ہوں کہ میں غلط ہوں، پھر بھی ہم انہیں کبھی نہیں دیکھ سکیں گے جیسا کہ ہم نے ان کو کئی سالوں سے دیکھا ہے۔ ہم ان سے مشورے کے لیے ان کے پاس جایا کرتے تھے اور ان سے سکون حاصل کرتے تھے، اور یہ کہ ایک سخت دھچکا ہے نہ صرف میرے لیے بلکہ اس ملک کے لاکھوں لاکھ افراد کے لیے۔ ناظرین، یہ تو تھی ہماری آج کی کہانی کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے آس پاس لوگوں کا، اپنے اس چینل وطن عزیز پاکستان کا بھی۔ اللہ حافظ۔